हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर। तो शक्ति संतुलन राज्यों के बीच संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है। तो बहुत से राजनेता इसको बिना लड़े ही राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने वाला एक अच्छा मार्ग निर्देशक मानते रहे हैं। तो शक्ति संतुलन का मतलब होता है कि विभिन्न राज्यों की शक्ति को, है ना, विभिन्न राज्यों की शक्ति को दो पक्षों में, है ना, दो भागों में लगभग समान रूप से बटी रही, है ना, समान रूप से बांटना, और कोई भी एक राज्य या एक पक्ष अन्य राज्यों पर हावी ना हो, है ना। जब शक्ति को दो भागों में समान रूप से बांटेंगे तो दोनों राज्य एक दूसरे पर हावी नहीं होंगे, और इतना शक्तिशाली भी नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे राज्यों पर आक्रमण करे, ठीक है, दूसरे राज्य को दबा पाए, दूसरे राज्य को हरा पाए, ठीक है। मतलब दोनों को इक्वल रूप से शक्ति का बंटवारा करना। तो जिस प्रकार एक तुला के दो पलड़े समान भार होने पर संतुलित बने रहते हैं, उसी प्रकार साम्यावस्था विभिन्न राज्यों में संधियों द्वारा बनी रहनी चाहिए। तो कोई भी एक देश दूसरे या अन्य राज्यों से अधिक शक्तिशाली नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी देश अन्य देशों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होगा तो यह संकट या चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि अगर एक राज्य ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा तो दूसरे राज्य पर आक्रमण कर पाएगा, है ना, उसको अपने पक्ष में ले लेगा, ठीक है, उस पर उसको दबाएगा, इस तरह का। इसीलिए शक्ति संतुलन का मतलब होता है कि दो राज्यों को या दो पक्षों को समान रूप से शक्ति का बंटवारा करना। तो परिभाषा में देखेंगे सलीचर के अनुसार शक्ति संतुलन व्यक्तियों तथा समुदायों की सापेक्ष शक्ति की ओर संकेत करता है। मोर्गेनताउ के अनुसार शक्ति संतुलन उस वास्तविक स्थिति की ओर इशारा करता है जिसमें विभिन्न राष्ट्रों के बीच शक्ति का वितरण करीब करीब समान हो। तो उपर्युक्त दो परिभाषाओं से हम लोग को यह स्पष्ट होता है कि हो जाता है कि शक्ति संतुलन जो है तराजू के, है ना, जिससे हम लोग मार्केट सब में देखते हैं कि सब्जी तोलने वाला जो तराजू है उसके दो पलड़ों द्वारा प्रस्तुत संतुलन की भांति है। जब तराजू के दोनों पलड़ों में वजन बराबर होता है तो क्या होता है, संतुलन उत्पन्न होता है। आगे है शक्ति संतुलन की प्रकृति या विशेषताएं। तो पामर और पर्किंस ने शक्ति संतुलन के निम्नलिखित मुख्य लक्षण बताए हैं, जिनमें से इनके स्वरूप स्पष्ट रूप से पता चलता है। पहला है संतुलन। तो शक्ति संतुलन का अर्थ है संतुलन जो बदलते राजनीतिक ढांचों और शक्ति संबंधों में गतिशीलता के कारण निरंतर तथा सदैव परिवर्तनशील रहता है। यद्यपि इसका मतलब होता है संतुलन, लेकिन उसमें अंतर्राष्ट्रीय असंतुलन भी निहित रहता है। अस्थायी और अस्थिर। वास्तविक रूप में शक्ति संतुलन की व्यवस्थाएं जो है अस्थिर होती है और अस्थायी होती है। तो कोई भी विशेष शक्ति संतुलन केवल कुछ समय के लिए ही रहता है। सक्रिय प्रयत्नों द्वारा प्राप्ति। तो शक्ति संतुलन को सक्रिय, है ना, मानवीय प्रयत्नों मतलब मानव के प्रयास से ही प्राप्त किया जा सकता है। यह कोई दैवीय देन नहीं है, यह ईश्वरीय देन नहीं है। नेक्स्ट है यथापूर्व स्थिति का समर्थक, है ना। तो शक्ति संतुलन हमेशा से ही मतलब प्रायः यथापूर्व स्थिति के अनुकूल होता है। तथापि प्रभावशाली बनने के लिए शक्ति संतुलन की नीति को परिवर्तनशील होना चाहिए। नेक्स्ट है शक्ति संतुलन की कसौटी युद्ध होता है। तो वास्तविक शक्ति संतुलन शायद ही कभी विद्यमान होता हो। संतुलन की वास्तविक कसौटी युद्ध है, और जब युद्ध शुरू होता है तो संतुलन भी समाप्त हो जाता है, तथा जो स्थितियां शक्ति संतुलन उत्पन्न होने से रोकना चाहती है वह उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है इसका हित इसका आधार होता है ना, मतलब शक्ति संतुलन का हित जो है इसका आधार होता है। तो इस नीति का वास्तविक आधार विशिष्ट परिस्थितियों में राष्ट्रहित होता है।
नेक्स्ट है बड़ी शक्तियाँ शक्ति संतुलन के कार्यकर्ता होते हैं। तो शक्ति संतुलन में बड़ी शक्तियाँ यानी बड़ी शक्तियाँ तथा महान शक्तियाँ जो कार्यकर्ता है ना, महान शक्तियाँ कार्यकर्ता या खिलाड़ी होते हैं। और जितने भी छोटे राष्ट्र होते हैं वो या तो दर्शक होते हैं या खेल के शिकार। नेक्स्ट है राज्यों की बहुसंख्या इसकी एक अनिवार्य शर्त है। तो शक्ति संतुलन व्यवस्था तभी कार्यान्वित होती है, मतलब तभी लागू होती है जब बहुत सी बड़ी शक्तियाँ हो, है ना। मतलब जब तक बड़ी शक्तियाँ ना हो तब तक शक्ति संतुलन की व्यवस्था जो है कार्यान्वित नहीं होती है, लागू नहीं होती है, ठीक है। तथा जिनमें से प्रत्येक शक्ति संबंधों में एक विशिष्ट संतुलन या तुल्य भागिता कायम करने के लिए दृढ़ निश्चय हो। नेक्स्ट लास्ट है शक्ति संतुलन का स्वर्ण युग। 1815 से लेके 1914 तक का समय शक्ति संतुलन का स्वर्ण युग था, ठीक है। इस डेट को याद कीजिएगा, 1815 से लेके 1914 ये शक्ति संतुलन का स्वर्ण युग था। तो इस काल के दौरान इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मूल मौलिक कानून समझा जाता था। 1914 के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और शक्ति संतुलन में संरचनात्मक परिवर्तनों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का कम व्यवहारिक नियम बना दिया और 1945 के बाद से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसकी भूमिका अत्यंत सीमित की गई। तो इन सभी विशेषताओं से अंतर्राष्ट्रीय संबंध में शक्ति संतुलन की धारणा के वास्तविक स्वरूप का पता चलता है।